नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस मेंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ज्वालामुखी। यानी कि आज हम ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे उनकी स्ट्रक्चरिंग हो सकती है, कैसे उनका इंट्रो बना सकते हैं, कैसे उनकी मेन बॉडी बना सकते हैं और कैसे उनका कंक्लूजन लिख सकते हैं। और इस तरह हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हमारा जो ज्वालामुखी का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए और हमारे पास शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है ज्वालामुखी से रिलेटेड, वो यह है 2021 में गठित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताइए। यानी कि सीधा पूछ लिया है 2021 में जो ज्वालामुखी घटित हुए हैं यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं विश्व के स्तर पर उनका उल्लेख करना है और क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव यानी कि जो एनवायरमेंटल होता है उस पर ज्वालामुखी का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कभी भी प्रभाव पूछे क्वेश्चन में तो प्रभाव में क्या बताना है हमको, एक तो पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ते हैं हर चीज़ के और एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होते हैं जब प्रभाव पूछा जाता है। तो 2021 में, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्चुअल डाटा हो जाएगा, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए यानी कि उनके बारे में बताना भी है कि कहाँ कहाँ ज्वालामुखी आए थे 2021 में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट ज्वालामुखी से संबंधित तो नहीं है लेकिन इसी से रिलेटेड टॉपिक का है, वो 2020 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। वो यह है परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन यानी कि जो परिप्रशांत क्षेत्र है उसके भूभौतिकीय अभिलक्षण यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट होती है। अगर हम यहाँ पे देखें ये नॉर्थ अमेरिका है और ये यहाँ पे हो जाता है साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे जो होता है उसे बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। इधर आ जाएगा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाएगी तो यहाँ पे उसे बोलते हैं परिप्रशांतीय पेटी। तो ये कहा जा रहा है कि जो परिप्रशांतीय भू क्षेत्र है उसके अभिलक्षण क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपने एक शब्द सुना होगा रिंग ऑफ फायर, यानी कि जो रिंग ऑफ फायर की घटना होती है उसे भी कहाँ बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में पूछने की कोशिश की जा रही है 150 शब्दों में कि आप बताइए जो परिप्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वहाँ पर भूकंप भी आते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी भी आते हैं, वहाँ पर द्वीपों के जो क्या बोलते हैं हॉट स्पॉट होते हैं, मतलब ज्वालामुखी घटनाओं की वजह से वहाँ पे हॉट स्पॉट, मेंटल प्लूम आदि घटनाएं भी घटित होती हैं। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये 150 शब्दों का ये क्वेश्चन है, इसमें 10-15 वर्ड का इंट्रो होगा। इंट्रो में क्या करना है आपको, परिप्रशांतीय क्षेत्र के बारे में बताते हुए कि ये परिप्रशांत क्षेत्र ये कहा जाता है प्रशांत महासागर और इसके क्षेत्र को, और इसे रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी घटनाओं या भूभौतिकीय घटनाओं की वजह से इसे रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ पे मैप में क्या बनाना है आपको, वही इधर आप इंडिया बना देंगे और ऐसे एशिया महाद्वीप को दिखाते हुए इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दिखाते हुए ऐसे आप उस मैप को बॉक्स में बंद करके दिखा सकते हैं कि ये है परिप्रशांत क्षेत्र। उसका इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको उसके बारे में आपने उसके बारे में बताया भी है और एक मैप के द्वारा बना के दिखाया भी है कि ये देखो परिप्रशांत क्षेत्र होता है। वहाँ पे आप दिखा देंगे ज्वालामुखी घटना है, ये ऐसे फिलीपींस दिखा दो वहाँ पे, या जापान में दिखा दो, या हवाई द्वीप दिखा दो अमेरिका के। तो उससे क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर को लगेगा भाई देखो इसने क्लियर रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जो मेन बॉडी होगी उसमें क्या करना है, मेन बॉडी में तुरंत दिखाना है कौन कौन सी भूभौतिक घटनाएं घटित होती हैं। तो पहले दिखाओगे सबसे पहले ज्वालामुखी, उसके बाद दिखाना है भूकंप। तो जितनी भी जो घटनाएं घटित होती हैं उनको बताते हुए 50, 60, 70, 80 शब्दों मेन बॉडी में आगे निकल जाना है। कंक्लूजन में वही बताना है कि परिप्रशांत क्षेत्र एक गहन संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक यानी कि जो गतिविधि होती है प्लेटों का जो टकराना होता है सबडक्शन जोन और उनकी वजह से, क्योंकि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही हैं, इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने मेंटल प्लूम से संबंधित। तो पूछा है उन्होंने
ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है। मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है कि जो मेंटल प्लूम होता है उसको परिभाषित करने की बात कही गई है। ये भी 150 शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर में। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में बताने की बात कही गई है। तो मेंटल प्लूम होता क्या है बेसिकली, मेंटल प्लूम जैसे मेंटल से लावा निकल कर आता है अर्थ के क्रस्ट पर, तो जब ये जो मेंटल से लावा निकल रहा है इस नली के द्वारा या जहाँ से जो पाइप के थ्रू या जिसके थ्रू ये लावा आता है बाहर, तो उसे कहते हैं मेंटल प्लूम। इस घटना को कहा जाता है मेंटल प्लूम, यानी कि वहाँ से लावा भर के आ रहा है मेंटल से, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट होती है और मेंटल होती है और कोर होती है, तो मेंटल से ही तो ज्वालामुखी का जो लावा आता है, मैग्मा आता है निकल के, वही तो बाहर आता है, तो इसे कहते हैं मेंटल प्लूम। फिर कहा जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका स्पष्ट करनी है। फिर आपको उसकी भूमिका के बारे में बताना है, क्योंकि मेंटल प्लूम में क्या है, वहाँ पर जो लावा था मेंटल में, उसकी जो ताप भिन्नता थी उससे क्या हो रहा था, रेडियो सक्रियता की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस बन रहा था, उसकी वजह से क्या हो रही थी, संवहनीय धाराएं पैदा हो रही थी। और उसी वजह से हमने देखा था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो कैसे बताई जा रही थी कि संवहनीय धाराएं जो आ रही हैं अर्थ में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसकी वजह से प्लेट क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया यूपीपीसीएस के द्वारा। यूपीपीसीएस ने क्या पूछा है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ इट्स लावा, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण, यानी क्या कारण है, ज्वालामुखी क्यों पैदा होता है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार के कारण पूछे हैं, कारणों की विवेचना करनी है तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे भी हमारे, अगर हम इसको स्ट्रक्चरिंग करें इस क्वेश्चन की, तो इंट्रो में तो ज्वालामुखी की परिभाषा बतानी होगी हमें, तो ज्वालामुखी है क्या, 10 से लेकर 15 से लेकर 20 शब्दों में हम ज्वालामुखी की परिभाषा बताते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर मेन बॉडी में हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे, एक तो उद्गार के कारण और दूसरा पार्ट है इसके लावा निक्षेपण से बनने वाले स्थल रूप, यानी कि जो लैंडफॉर्म बनते हैं ज्वालामुखी के लावा से, उनके बारे में बताना है हमें। तो उसके बाद फिर हमें बताना है कंक्लूजन। तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। तो इंट्रो में ज्वालामुखी परिभाषा दिखाएंगे, मेन बॉडी में 50 या 60 शब्दों में उसके जो पार्ट पूछे गए हैं ज्वालामुखी उद्गार के कारण और उसके लावा के द्वारा बनने वाले निक्षेपण, उनके बारे में बताएंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीसीएस के द्वारा पूछा गया है, ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं, और ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। हाउ आर वॉल्केनो, earthquake and tsunami related to each other, highlights all the possible causes for volcanic eruption। यानी कि इसमें क्या है, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी तीनों को कनेक्ट करके पूछ लिया है कि ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, क्योंकि तीनों प्लेट विवर्तन की घटनाएं हैं और वहाँ पर तीनों के कॉजेज लगभग सेम ही हैं। तो इस वजह से इनसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में किस तरह एक दूसरे संबंधित हैं, और ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी ये ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके संभावित सभी कारणों पर बताना है कि क्या इसके कारण होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के बारे में बताना है बेसिकली। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन थे, यानी पीसीएस में क्या पूछा है ज्वालामुखी से संबंधित और यूपीएससी में क्या पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन हमने देख लिए। अब देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है इनसे बन सकते हैं जो क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जिनके द्वारा हम अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है, ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो ज्वालामुखी जो क्वेश्चन अगर हम रीड करेंगे तो हमारे समझ में आता है कि जब इसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो इंट्रो बनाए हम इसका, तो इंट्रो में क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी की परिभाषा बतानी होगी हमें कि ज्वालामुखी क्या है। फिर हम जाएंगे मेन बॉडी पर। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में स्ट्रक्चरिंग उसकी पहले आनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि मैं किसी महापुरुष ने कहा था कि मैं किसी पेड़ को 6 घंटे काटने से पहले 2 घंटे या 4 घंटे उसकी धार को तेज़ करने में लगाऊंगा, क्योंकि जब धार तेज़ हो जाएगी तो वो काम 1 घंटे में भी हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग वही काम कर रही है। स्ट्रक्चरिंग क्या है कि हमारे दिमाग को स्टॉर्म कर रही है, हम उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड इसमें पूछा क्या गया है। 1 मिनट में हम इंट्रो में सोच रहे हैं कि इंट्रो में मैं क्या क्या बताऊंगा, मेन बॉडी में इसका क्या क्या दिखाऊंगा और कंक्लूजन में क्या दिखाऊंगा। उससे न तो हम रास्ता भटकते हैं और हमारे पास जो शब्द होते हैं वो भी, जो कीवर्ड होते हैं वो भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हमारा आंसर भी जल्दी लिख जाता है। तो ये होता है स्ट्रक्चरिंग का मतलब जो रोल होता है वो यह होता है। फिर कंक्लूजन में यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेन बॉडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन बॉडी में हो जाएगा ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार। या तो हम देखो अलग अलग दिखा सकते हैं इनको कि ज्वालामुखी, एक तो ऐसे बना लेंगे ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार, या जो दूसरा बनाएंगे वो बताएंगे इनकी विशेषताएं, या हम एक साथ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताएं, उसके बाद हम दे देंगे कंक्लूजन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ज्वालामुखी की परिभाषा, ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक प्रस्फुटन है जिसके माध्यम से द्रवलता मंडल के नीचे ट्रैप्ड गैसें और तरल चट्टानी पदार्थ जैसे लावा का उद्गार होता है तथा विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ निर्मित होती हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन, यानी कि ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक प्रस्फुटन है, यानी कि प्रस्फुटन यानी कि एक विस्फोट सा है जिसके माध्यम से द्रवलता मंडल के नीचे ट्रैप्ड गैस है। जैसा कि हमने कल बताया था, द्रवलता मंडल क्या होता है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं द्रवलता मंडल। तो द्रवलता मंडल के नीचे ट्रैप्ड गैस है जैसे राख और तरल चट्टानी लावा, यानी राख होती है, जलवाष्प होती है, तरल चट्टानी लावा होता है, उसका क्या होता है, उद्गार होता है तथा विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ निर्मित होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में भी तो यही है, ज्वालामुखी प्रकार को बताते हुए इससे बनने वाले मतलब उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यही हमने बता दिया कि ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक प्रस्फुटन है, एक विस्फोट है जिसके माध्यम से द्रवलता मंडल के नीचे ट्रैप्ड गैस है, यानी द्रवलता मंडल के नीचे कुछ गैसें क्या थी, ट्रैप्ड थी, जैसे राख हो गई या तरल चट्टानी लावा हो गया या जलवाष्प हो गई या SO2 वगैरह जो कुछ भी निकलता है उनका उद्गार होता है और विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ निर्मित होती है। अब आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में जो हमारा टारगेट है, जो पूछा गया क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हैं उनकी विशेषताएं, यही हमारी हेड होनी चाहिए, यही हमारी हेडिंग होनी चाहिए मेन बॉडी में। यानी उद्गार की प्रकृति और धरातल पर निर्मित स्थलाकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, यानी जो उद्गार होता है उसकी प्रकृति के आधार पर और धरातल पर जो निर्मित स्थलाकृतियाँ बन रही हैं उसके आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। इससे हमारी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कुछ टाइप के ज्वालामुखी बनते हैं लावा के बेसिस पर, यानी कहीं तरल लावा होता है और कहीं गाढ़ा लावा होता है। तो उसके द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनको बताने की कोशिश की गई जैसे। और फिर हमने ये भी दिखा दिया है कि ज्वालामुखी की ज़्यादातर अवस्थिति है, जो मेन ज्वालामुखी घटनाएं वो कहाँ पर घटित होती हैं। इस डायग्राम के थ्रू हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है, जैसे ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये भारत हो गया, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और वही परिप्रशांत पेटी के बारे में हमने यहाँ पे बताया है कि ये जो क्षेत्र है ये सघन क्षेत्र माना जाता है ज्वालामुखी के लिए। तो आप भी ऐसा एक डायग्राम छोटे से बॉक्स में वहाँ पर बनाकर दिखा सकते हैं और सभी महाद्वीपों को ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा भाई देखो इसने एक्स्ट्रा चीज़ थी इसके दिमाग में, उसको भी इसने दिखा दिया, लेकिन छोटी सी जगह में, बिना ये नहीं कि मेन बॉडी में उसको लिखने लग गए, नहीं, आपको दिखाना था, आपने एक साइड जाके उसको दिखा दिया और लिख दिया कि देखो ज्वालामुखी यहाँ ज़्यादा आते हैं और मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो आगे क्या करना है, सबसे पहला जो टाइप है वो है सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं वो एक सील्ड की तरह होते हैं, सील्ड यानी कि ढाल की तरह होती है। तो उनके बारे में बताया गया है। ये कैसे होती है, बेसाल्ट निर्मित होते हैं। दूसरा, बहुत तरल लावा होता है, यानी कि जब लावा होगा कैसा होगा, तरल होगा, तभी तो सील्ड ढाल की तरह फैल गए हैं। और ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। जब ज़्यादा तरल लावा होगा तो बहेगा ज़्यादा, तो ऊंचाई अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ही सील्ड ज्वालामुखी मिलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं तो कौन से मिलते हैं, सील्ड ज्वालामुखी मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, यानी कि जो अमेरिका का हवाई द्वीप है वहाँ के ज्वालामुखी हैं वो किस प्रकार के हैं, ज़्यादातर सील्ड ज्वालामुखी प्रकार के हैं। अब जो दूसरा टाइप बताया है वो ये है मिश्रित ज्वालामुखी, यानी कि मिक्स्ड वल्कनो। इनमें क्या है, यानी एक बार लावा आया, फिर दोबारा विस्फोट हुआ, फिर दोबारा लावा आया, फिर तिबारा, फिर 4 बार, फिर 5 बार, यानी मिश्रित हो गए, मिक्स हो गए हैं।
और एक के ऊपर एक परत क्या होती जा रही है, चढ़ती जा रही है। तो इनको स्तरी ज्वालामुखी भी कहा जाता है, यानी लेयर्ड वल्कनो भी कहा जाता है। और शील्ड से अधिक श्यान होते हैं ये, यानी कि इनकी जो विस्कोसिटी है वो उससे ज़्यादा है, यानी कि जो इनका फैलाव है वो कम होगा, यानी इनमें ढलान थोड़ा कम होगा और ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी अधिक श्यान है। और जो अधिक विस्कस होता है वो उतना ही कम बहता है। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे माउंट एटना हो गए, माउंट स्ट्रॉम वैली हो गए, माउंट विसुवियस हो गया। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है मिश्रित ज्वालामुखी के। अगला ज्वालामुखी का टाइप कौन सा है, ज्वालामुखी कुंड, जिसे कोल्डेरा भी बोलते हैं। कोल्डेरा क्या होता है, जैसे कोई विस्फोट हुआ ज्वालामुखी और उसमें पानी बनने से उसमें ऊपर एक बड़ा जो होल होता है उसका वो क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। जैसे कहीं से ऐसे ज्वालामुखी था, उससे ऐसे ही कोई होल था, उससे ज्वालामुखी का जो लावा था वो निकल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें लावा निकलना बंद हो गया और पानी पड़ने से, बारिश पड़ने से उसमें पानी भर गया और जो अंदर गर्मी थी उससे उसमें विस्फोट हो गया। तो अब उसका जो ये वाला क्षेत्र है तो वो क्या बन गया, बड़ा होल बन गया, उसे कहते हैं कोल्डेरा। तो कोल्डेरा ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी कुंड, ये तीव्र विस्फोटक होते हैं, यानी तीव्र विस्फोट के द्वारा इनका निर्माण होता है। विस्फोट की वजह से नीचे धंस जाते हैं और इनके द्वारा कुछ झील भी बन जाती है, यानी झील का निर्माण भी होता है, क्योंकि अब वहाँ पर ज्वालामुखी क्या हो गए हैं, शांत हो गए हैं, लेकिन अब पानी बढ़ने से क्या बन गई है, झील बन गई है। तो ये आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कैसे। जैसे इसका एग्जाम्पल है सुमात्रा का टोबा झील, सुमात्रा की एक झील है टोबा झील, वो इसी ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पे इस चित्र के द्वारा दिखाने की कोशिश भी की है कि कैसे शील्ड ज्वालामुखी होते हैं, कैसे मिश्रित होते हैं और कोल्डेरा होते हैं। और इस चौथे टाइप का ज्वालामुखी होता है वो होता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, यानी जो मिड ओशियन जो होती है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उनके पास जो छोटे मोटे ज्वालामुखी होते हैं, यानी वहाँ से लावा बहता रहता है, तो वो भी एक प्रकार का ज्वालामुखी माना जाता है। तो महासागरों में यहाँ पे बताया गया, जैसे एक फैक्ट, महासागरों में लगभग 70,000 किलोमीटर तक क्या है, जो मिड ओशियन है उसका विस्तार है। तो वो यहाँ से जो बेसाल्ट का जो प्रवाह है वो होता रहता है। तो मिड ओशियन के आसपास भी ये ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो अब देखो इसमें हमने उनमें जो रिलेशन है वो दिखाने की कोशिश की, जो 4 प्रकार बताए थे ज्वालामुखी के। जैसे बेसाल्ट प्रवाह, यानी ये सबसे ज़्यादा तरल होगा और सबसे ज़्यादा लावा बहेगा, तो यहाँ पे तो कोई आकृति वैसे भी नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद जो क्रम आता है ऊंचाई और उसके आधार पर, यानी उनकी जो विस्कोसिटी है उसके आधार पर, फिर आता है सील्ड ज्वालामुखी, फिर आता है मिश्रित ज्वालामुखी और फिर आता है कोल्डेरा ज्वालामुखी। यहाँ पर हमने ये दिखाने की कोशिश की। जैसे फिर हमने ये भी दिखाया है कि विस्फोटकता क्या होती जा रही है, इनमें बढ़ती जा रही है। इनमें कम विस्फोट होता है, सील्ड ज्वालामुखी में उससे ज़्यादा होता है, मिश्रित में उससे ज़्यादा और कोल्डेरा में सबसे ज़्यादा। फिर हमने सयानता दिखाने की कोशिश की और अम्लीयता दिखाने की कोशिश की है, यानी कि इनकी जो सयानता है, विस्कोसिटी है, वो बढ़ती जा रही है। बेसाल्ट में सबसे कम है विस्कोसिटी और सील्ड ज्वालामुखी में उससे ज़्यादा है, मिश्रित में। और फिर अम्लीयता भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे आप भी उस डायग्राम के थ्रू वहाँ पर कहीं पे एक जगह और साइड में डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यानी कि जैसे कहीं पे क्वेश्चन लिख रहे हैं इधर, तो इस साइड पे आप एक बॉक्स में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि अलग ड्रॉ करने से, हाँ अलग तब बनाइए जब उस डायग्राम के थ्रू ही सब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको साइड में दिखाना है। वहाँ प्रकार डिस्कस कर रहे थे, साइड में यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और उसमें ऐसे छोटे छोटे डायग्राम के थ्रू ये ज्वालामुखियों के बारे में दिखा दिया। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रियाएं लावा के द्वारा अनेक भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये ज्वालामुखी क्रियाएं एक तरफ मानव जीवन एवं पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे उपजाऊ मृदा का उत्पादन व खनिजों का निक्षेपण भी होता है। यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या है, उस क्वेश्चन के बारे में बताते हुए कुछ अदर चीज़ों से भी से क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रहा है और मानव जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों से भी क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यानी उसी से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित हमने उसको 360 डायमेंशन यानी उसको और डायमेंशन से जोड़ दिया, जिससे क्या लगेगा कि भाई हाँ इसको और भी नॉलेज है, यानी ज्वालामुखी के जो इम्पैक्ट है उनके बारे में पता है और एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट है और इनके क्या फ़ायदा है, उन सब चीज़ों के बारे में इसको पता है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को समझा जिसमें हमने ज्वालामुखी की जिससे हमारी ज्वालामुखी की परिभाषा तैयार हो गई और ज्वालामुखी के प्रकार उनकी विशेषताएं भी तैयार हो गई। अगर कभी क्वेश्चन बनता है भविष्य में तो ये भी हमारा जो टॉपिक है वो तैयार हो गया।
और कंक्लूजन भी वे फॉरवर्ड में तैयार हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाश का कारक माना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाश का कारक माना जाता है, लेकिन उनका लोगों और भूदृश्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 150 शब्द में ये क्वेश्चन लिखना है। यानी इसमें क्या है, ये कहा गया है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, व्यापक रूप से विनाश होता है। ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाश का कारक भी माना जाता है, लेकिन उनका लोगों और भूदृश्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यानी इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले जो डिमांड है कि ज्वालामुखी पहली लाइन क्या करें, ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाश का कारक माना जाता है, लेकिन उनका लोगों एवं भूदृश्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यानी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो क्या है, एक तरफ तो विनाश के कारण माने जाते हैं, दूसरी तरफ क्या है, उनके द्वारा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं सोसाइटी पर, मानव पर, भूदृश्यों पर उनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो वही इंट्रो क्या होगा हमारा, इंट्रो वही सेम हो सकता है हमारा लास्ट क्वेश्चन वाला। इंट्रो हम यहाँ पे वही रखेंगे क्योंकि ज्वालामुखी के बारे में बताते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। और 150 शब्द में पूछा तो 150 शब्दों में 15 से लेकर 20 शब्दों में हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि शब्द हमारे पास क्या है, बहुत लिमिटेड है। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि शब्द कम है, हमें कम शब्द से भी वहाँ लिखना है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि जब हम 150 वर्ड के क्वेश्चन को 200 वर्ड में लिखेंगे तो ये हमारे लिए आगे दिक्कत बन जाएगी। और फिर हर कोई जो एग्जामिनर है, या कोई आप हो या मैं हूँ या कोई और हो, जिसको पता है कि यहाँ पे इतने शब्दों में से बात कहनी थी, जब वो 200 शब्दों की बात कह रहा है और उसके पास इतना वर्कलोड होता है, कॉपी जो एग्जामिनर होता है उसको ज़्यादा कॉपियाँ चेक करनी हो, और आपने ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की वहाँ पर, मतलब ज़्यादा शब्दों में बातें की, तो वो तो ऐसे इंसान को लेंगे ना जिसने कम शब्दों में वही बात दिखा दी जो आप ज़्यादा शब्द खर्च करके दिखा रहे थे। तो हमारा टारगेट उसी शब्द में होना चाहिए, यानी उन्हीं वर्ड लिमिट में होना चाहिए। दूसरा, उससे क्या होगा, तुम्हारा समय भी बचेगा, कम शब्दों में अपनी बात दिखाएंगे तो ना सिर्फ आपका जो इम्पैक्ट है वो प्रभावशाली होगा, बल्कि आपका समय भी बचेगा। और जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है समय का बचाना। अगर समय ज़्यादा कहीं किसी क्वेश्चन में लगा दिया गया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या जो आने वाले लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे उनको आप छोड़कर आ जाएंगे। और इसमें ये होता है कि अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी नहीं किए तो कम से कम 2 या 3 नंबर तो हर क्वेश्चन में मिलते थे। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपने 200 शब्दों में लिखा, 250 शब्दों में लिखा, तो उस पर आपको मुश्किल से 3 मिल रहे तो 4 मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ होगा नहीं। क्योंकि एग्जामिनर को क्या लगेगा कि भाई देखो 150 शब्दों में पूछा था, 250 शब्दों में लिख के दिखा रहा है, तो ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस आंसर राइटिंग में, जब भी पूरा पेपर करना होता है तो सब क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि आपको हर क्वेश्चन क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 1, 2, 3 नंबर तो मिलेंगे। और ये सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू माना भी जाता है कि आपको जो पेपर लिखना है उसमें पेपर आपका पूरा होना चाहिए। और वो पूरा कैसे होगा, जब हम अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखेंगे और टाइम का भी मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। और वो आता है प्रैक्टिस से, बार बार लिखने से, बार बार चीज़ों को ब्रेन स्टॉर्म करने से, क्या क्या कम शब्दों में लिख सकता था। जैसे इसके बाद भी आप सोच सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें एक्स्ट्रा थी, इनको हम हटा सकते थे यहाँ से, या कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं इनको निकाल सकते थे, इसको और कैसे सवाल शब्दों में बना सकते थे। तो ये स्ट्रक्चरिंग का मेन पार्ट होता है जो मेंस आंसर राइटिंग में ध्यान रखना होता है, जो सबसे ज़रूरी होता है। नहीं तो बहुत अच्छा लिखते हैं लोग, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि 2-3 क्वेश्चन उनके रह जाते हैं जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या जो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा हो जाती है, या जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है। तो ज्ञान की कमी नहीं है यहाँ पे, जो मेंस है उसमें ज्ञान के साथ साथ किसकी कमी है, लिखने की, लेखन कौशल की, और कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की, और उस कम समय में लिखने की यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने को। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था पहले, ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाश का कारक माना जाता है, लेकिन उनका लोगों तथा भूदृश्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो 150 शब्दों में इसके बारे में पूछा है। तो इंट्रो हम अपना लास्ट वाले क्वेश्चन का ही रखेंगे। फिर मेन बॉडी में क्या है, यानी हम बताएंगे कि इनको कैसे विनाश का कारक माना जाता है। 50 शब्दों में हम दिखाने की कोशिश करेंगे विनाश के कारक क्यों हैं ज्वालामुखी, और फिर उनके लाभ दिखाएंगे, यानी जो लोग हैं और जो भूदृश्य है उन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे हमारी मेन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में बताते हुए निकल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर हम इंट्रो देखें इस क्वेश्चन का, तो पिछले वाले क्वेश्चन का इंट्रो हो जाएगा कि ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक प्रस्फुटन है
जिसके माध्यम से दुर्बलता मंडल के नीचे ट्रैप्ड गैसें जैसे राख, तरल, चट्टानी लावा और जलवाष्प का उद्गार होता है तथा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ निर्मित होती है। बस ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आएंगे मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी में क्या दिखा सकते हैं हम, जैसे ये हमने उसके टाइप भी दिखाने की कोशिश की है। जैसे हमने देखा था वहाँ पे जो बेसाल्ट प्रवाह है वो ज्वालामुखी को टाइप देखे थे। सील्ड ज्वालामुखी ऐसा होता है, इनको आप देख सकते हैं थीमेटिक वे में। कंपोजिट यानी जो मिश्रित ज्वालामुखी होता है वो कैसा होता है, कोल्डेरा ऐसा होता है, जिसका डायग्राम हमने अपने क्वेश्चन में बनाया भी था। तो ये कुछ चित्र हैं जो लिए हमने, मतलब कुछ फोटोज हैं वो ऐड करने की कोशिश की जिससे आप अच्छे से इनको समझ सकें। जैसे यहाँ पे सिंडर कोन दिखाया है, कंपोजिट वॉल्केनो दिखाया है, फिर इन्होंने सील्ड वॉल्केनो दिखाया है, लावा वाला जो ज्वालामुखी जो लावा चलता रहता है बेसाल्ट प्रवाह वाला, उनकी टाइप भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो चित्रों के द्वारा भी इनको आप समझ सकते हैं। तो विनाश का कारक क्यों माना जा रहा है इन ज्वालामुखियों को, तो इनको विनाश का कारक माना जा रहा है। सबसे पहला जो कारण माना जाता है क्या है, सीधे हेडिंग लिखनी है आपको कि विनाश का कारक क्यों, और उसमें बस पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों को दिखाना है, क्योंकि आप ज़्यादा बकैती करेंगे तो न तो आपके पास समय है और ना ही आपके पास शब्द हैं। ये हमारा टारगेट है और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फालतू का ज्ञान नहीं देना है, उसी ज्ञान से बचना है, क्योंकि फालतू ज्ञान सुनने के लिए कोई भी कहीं पर तैयार नहीं रहता है। तो विनाश का कारक क्या है, सबसे पहला जो विनाश का कारक है बड़े पैमाने पर क्षति। बड़े पैमाने पर क्षति, इटली का माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इससे क्या होता है, इसमें आप दिखा भी सकते हैं ज्वालामुखी, अगर आपको और शब्द बढ़ाने हैं तो इसमें एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, बड़े पैमाने पर क्षति होती है, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो कारक है अन्य आपदाओं की उत्पत्ति, यानी कि और इससे विनाश कैसे होता है। एक तो बड़े पैमाने पर क्षति होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज़मीन धंस जाती है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, और हानिकारक क्या होता है, लावा निकलता है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फ्लोरा एंड फौना होता है, वो सब क्या हो जाता है, क्षति विक्षत हो जाता है। फिर दूसरा कारक है विनाश का अन्य आपदाओं की उत्पत्ति, यानी ज्वालामुखी आने से केवल ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से सुनामी, भूकंप आदि आपदाओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। यानी सुनामी भी आ सकती है, भूकंप भी आ सकता है। इस तरह की आपदा में किससे उत्पत्ति हो सकती है, ज्वालामुखी विस्फोट से। हानिकारक गैसें और राख, यानी कि जो SO2 टाइप की गैसें होती है, NO2 या NO टाइप की जो गैसें होती हैं, मीथेन होती है, जिनकी वजह से आंखों में जलन, वायु प्रदूषण आदि होता है। तो हानिकारक गैस, इससे क्या होगा, विनाश के कारक माने जाते हैं ये। फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ेगी ज्वालामुखी विस्फोट से, क्योंकि इसके द्वारा जो गैसें निकलती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उनके द्वारा क्या होगा, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने में मदद करेंगी। तो हमने इसके 3-4 क्या देख लिए, विनाश के कारक देख लिए, और इन्हीं में हम 10-10 शब्द या 5 शब्द दिखा 10-10 शब्द दिखा के अपने इस फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट कर सकते थे, इसको विनाश का कारक क्यों माना जाता है। तो आप इससे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखकर प्रिपेयर कर सकते। दूसरा इनके लाभ क्या है, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके फायदे क्या, उससे कुछ लाभ भी होते हैं नहीं। तो यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। तो लाभ क्या है, नए द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार के कई द्वीप हैं, और जैसे फिलीपींस के कुछ द्वीप हैं, अमेरिका के द्वीप हैं। ज़्यादातर द्वीप किससे, बोर्नियो है, ये सब द्वीप किससे बने हैं, पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते, ज्वालामुखियों का उदय हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, वो ज्वालामुखी शांत हो गए। तो नए द्वीपों क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा लाभ क्या हो सकता है, भूमि की उर्वरकता, जो फर्टिलिटी होती है उसमें सुधार होता है। उसमें सुधार कैसे होता है, जैसे दक्कन ट्रैप के बारे में सुना होगा, दक्कन का पठार, वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए। तो भूमि की जब इससे जो मिट्टी निकलती है, जो खनिज निकलते हैं, तत्व निकलते हैं, जो मृदा बनती है, उसका क्या होता है, उर्वरता उसकी बढ़ती है। तो ये भी इसका एक लाभ होता है। तीसरा जो लाभ होता है खनिज तत्वों, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उसके द्वारा कुछ मिनरल्स भी निकलते हैं, तो खनिज तत्वों की प्राप्ति होती है। चौथा जो लाभ है कार्बन साइकिल कंट्रोल, यानी कि जो कार्बन साइकिल है वो क्या रहती है, कंट्रोल रहती है इसके द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा। फिर वायुमंडल में जल प्रदान करते हैं ये, यानी कि एक फैक्ट है, जैसा कि आपको पता भी होगा, जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लगभग 60% क्या निकलती है, जल वाष्प निकलती है, यानी वाटर वेपर निकलती है। तो उससे क्या होता है, जब बहुत तेज़ी विस्फोट होता है
तो वायुमंडल में क्या जाती है, जो जल वाष्प है वो बादल मतलब बादलों के आसपास जाती है, या मतलब जो वहाँ का सराउंडिंग होती है वहाँ पर जल वाष्प की अधिकता हो जाती है, तो जल वाष्प की प्राप्ति होती है, वायुमंडल को जल प्रदान करती है। और जो एक और फायदा है वो है सल्फर की प्राप्ति, और भूतापीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये, यानी सल्फर की भी क्या हो जाती है, इससे प्राप्ति होती है। और भूतापीय ऊर्जा यानी थर्मल जो एनर्जी बनाते हैं, जैसे हॉट स्पॉट होते हैं, गीजर्स होती है, वहाँ पर क्या कर रही हैं आजकल, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में वहाँ से भूतापीय ऊर्जा बनाई जा रही है। तो भूतापीय ऊर्जा के भी क्या हो गए, सोर्स हो गए। तो हमने हर डायमेंशन में इसके जो बेनिफिट है वो दिखाने की कोशिश की, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और हमने 5-6 पॉइंट के थ्रू ये सब चीज़ें कवर कर ली कि उसके लाभ क्या हो सकते हैं, फिर विनाश भी बता दिया हमने। तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट डिमांड जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो क्या थी, ज्वालामुखी विस्फोटों को व्यापक रूप से विनाश का कारक माना जाता है, तो वो भी दिखा दिया हमने। फिर लेकिन उनका लोगों एवं भूदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, तो उनका प्रभाव भी पड़ता है, वो भी दिखा दिया हमने। अब हम दिखाएंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में जो लास्ट क्वेश्चन है कंक्लूजन था वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम कंक्लूजन। कैसे, क्योंकि यहाँ तो वो और ज़्यादा फिट बैठेगा कंक्लूजन। जैसे इस प्रकार ज्वालामुखी क्रियाएं लावा के द्वारा अनेक भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, मतलब, और यहाँ पे हम इस लाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी क्रियाएं एक तरफ मानव जीवन व पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, यानी नुकसान भी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे उपजाऊ मृदा उत्पादन, खनिजों का निक्षेपण और अनेक भू आकृतियों का निर्माण होता है, नए नए स्थल खंडों का निर्माण होता है। इस तरह हम अपना ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया वो क्वेश्चन, जैसे कि कैसे विनाशक कारक माना जा रहा है, कैसे इनके लाभ हो रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ज्वालामुखी से संबंधित, तो वो ये है, ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पीसीएस मेंस का उठाया सेम बिल्कुल, क्योंकि इसके द्वारा हम उस टॉपिक को कवर करना चाह रहे थे जो उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके द्वारा कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उनको हमें बताना था। तो हमने उस क्वेश्चन के थ्रू उसे बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो इंट्रो में वही दिखा देंगे ज्वालामुखी परिभाषा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए हमारी ज्वालामुखी परिभाषा वही रहने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी परिभाषा तैयार कर ली है हमने ज्वालामुखी की, उसको यहाँ पे दिखाएंगे क्या है परिभाषा वो। अगर हम इसकी स्ट्रक्चरिंग करें पहले, तो स्ट्रक्चरिंग देखें तो स्ट्रक्चरिंग क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की, इसकी स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। सबसे पहले ज्वालामुखी परिभाषा के बारे में बताते हुए इंट्रो लिखेंगे इसका 15 से लेकर 20 शब्दों, और ये 200 शब्दों में पूछा है। फिर 200 शब्दों में पूछा है तो 20 से लेकर 25 शब्दों में इसका इंट्रो बना देंगे, और 2 पार्ट में बांट देंगे मेन बॉडी को, उद्गार के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, निक्षेपण से बने स्थल रूप, यानी कि जो लावा निकल रहा है उसके डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो 2 मेन बॉडी हो जाएंगी इसकी। 2 मेन बॉडी को कितने बांटेंगे, 70-75 वर्ड में इनको बांट सकते हैं, क्योंकि 2 शब्दों में क्वेश्चन पूछा है। तो उद्गार के कारण क्या है, तो मेन बॉडी के हम यानी इंट्रो में तो वो दिखा देंगे जो हमारी पहले क्वेश्चन का इंट्रो था। अब दिखाएंगे उद्गार के कारण सीधा, कि उद्गार के कारण क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट जो वहाँ पे हेडिंग पूछी, जो पूछना चाह रहा है उसको यहाँ पे दिखाओ कि देखो आपने ये पूछा था उद्गार के कारण, और हमने वही लिख दो उद्गार के कारण बस। अब देखो उद्गार का कारण क्या है, पहला प्लेट विवर्तन की क्रिया, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया चल रही है, प्लेटें टकरा रही है एक दूसरे से, उसकी वजह से भी ज्वालामुखियों में विस्फोट हो जाता है। दूसरा कारण इन्होंने बताया उद्गार का कारण है भूकंप, यानी जो भूकंप आ रहे हैं उनके द्वारा भी, क्योंकि भूकंप की वजह से ही क्या हो सकते हैं, यानी कहीं पे ऐसी ज़्यादा हलचल हुई और उस वजह से जो प्लेट हैं उनमें क्या हो गया, एक जगह से दरार हुई या उससे क्या होने लग गया, लावा निकलने लग गया। तो भूकंप के कारण ज्वालामुखी पैदा हो जाते हैं। भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, यानी और का क्या रहा है कि जो पृथ्वी का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो टेम्परेचर है उसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अत्यधिक ताप का होना वो भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो विस्फोट होगा उसमें। और कमज़ोर भूभाग, और हमने कल देखा भी था अपने लास्ट लेक्चर में कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कैसा माना जाता है, बहुत ज़्यादा भंगुर माना जाता है। तो कमज़ोर जो भूभाग है उसकी वजह से भी विस्फोट का कारण माना जाता है। फिर धरातल के भीतर जलवाष्प, यानी कि जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, जब सबडक्शन जोन के थ्रू जब महासागरीय प्लेट महाद्वीप प्लेट से टकराते हैं तो उसके द्वारा जल चला जाता है उसमें अंदर,
तो उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है। अब जलवाष्प उबल रही है, खोल रही है, उसका वाष्प बन रही है, तो वो क्या करेगी, बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसलिए कहा भी जाता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। और ये पीटी का क्वेश्चन भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से क्या निकल सकती है, जलवाष्प, और लगभग 60% के करीब जलवाष्प निकलती है। तो ये तो हो गया उसके उद्गार के कारण। और जो दूसरा पार्ट है वो है मेन बॉडी का, वो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी जो ज्वालामुखी क्रिया, जो लावा निकल के आ रहा है उससे क्या क्या स्थलाकृतियाँ बन सकती हैं। तो ये हमने दिखाने की कोशिश की है, और हम उनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे और छोटे छोटे पॉइंट के थ्रू उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न तो आपके पास इतना समय होगा वहाँ पर, और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि आप बिल्कुल डिटेल में उन चीज़ों को दिखा दें। तो हमने डायग्राम के थ्रू उनको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जब ज्वालामुखी लावा निकलता है, एक तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो दो तरह से लावा निकलता है। एक तो जो बाहर आता है उसे कहते हैं लावा, और जो अंदर जम जाता है, जो प्लूटोनिक रॉक बनती है, उनको कहते हैं हम मैग्मा। दो तरह से बनती हैं। तो एक तो बाहर स्थलाकृतियाँ, जब ज्वालामुखी का जो लावा है वो बाहर आकर जम रहा है, उनके द्वारा जो बन रही है। और एक बनती है आंतरिक स्थलाकृतियाँ, यानी पृथ्वी के अंदर ही वो लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसे मैग्मा कहा जाता है। उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बन रही हैं, तो उनको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। तो बाहर स्थलाकृतियाँ में क्या बनती है, जैसे दरारी उद्गार द्वारा निर्मित, यानी जो मतलब जो दरार पड़ जाती है कहीं पर, जैसे दक्कन का पठार है, वहाँ पर जो पठार बना था वो कैसे बना था, अर्थ में एक दरार हुई थी, वहाँ से धीरे धीरे लावा रिश्ता रहा। जैसे मिड ओशियनिक रिज वाला दरार है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, पठार बनते हैं, या मैदान का निर्माण होता है दरारी उद्गार द्वारा निर्मित। और फिर दूसरा होता है केंद्रीय विस्फोट द्वारा, यानी जब कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऐसे कोई विस्फोट होता है केंद्र में, कोई कोन होता है वहाँ से, उनके द्वारा भी अभी हमने देखे थे ज्वालामुखी शंकु बनता है, क्रेटर बनता है, कोल्डेरा बनता है। तो इनके बारे में आप 10-5 शब्दों में अगर दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। और जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती हैं, यानी अंदर पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा के जमने से बनने हैं, उनको प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है। जैसे तो ये है बैथोलिथ बनते हैं, फिर फैकोलिथ बनते हैं, सिल, डाइक और लैकोलिथ। तो इन सब का निर्माण होता है, जिनको आप एक डायग्राम के थ्रू दिखा भी सकते हैं। यानी कि जैसे हम सिल दिखाएं तो सिल कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं, और डाइक ऐसे होती हैं, और लैकोलिथ ऐसे, और फैकोलिथ कैसी होती है, फैकोलिथ ऐसी स्थलाकृतियाँ होती है। लैकोलिथ ये हो जाएंगी, और फैकोलिथ ये स्थलाकृतियाँ होती हैं, जिनको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं। नहीं, डायग्राम बना दोगे तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गई ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो हमने वाह्य स्थलाकृतियाँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे क्या थी, लावा के द्वारा हमें दिखानी थी बाहर वाली, लेकिन हमें ये टॉपिक कवर भी करना था, इसलिए हमने आंतरिक स्थलाकृतियाँ भी यहाँ पे दिखा दी हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम भी लिया है हमने, डायग्राम में दिखाया है हमने, जैसे कि बैथोलिथ कहाँ पे होती हैं, बैथोलिथ बिल्कुल नीचे होती हैं, जो ये वाले आपको पोर्शन दिख रहे हैं, ये क्या है, बैथोलिथ के पोर्शन है। और ये है लैकोलिथ, और ये है फैकोलिथ ऐसे होती हैं, और सिल कैसे होती हैं, ऐसे, और डाइक, इनको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और जैसे ज्वालामुखी है, यहाँ पे अगर बाहर निकल के आएंगे तो बाहर से जो बन रही हैं ज्वालामुखी क्रियाएँ, वो भी हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। तो इस चित्र के द्वारा भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज का जो टॉपिक है ज्वालामुखी का, वो कंप्लीट है, जिसमें हमने देखा ज्वालामुखी के पैदा होने के कारण क्या होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और उनके द्वारा क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और क्या क्या उनके द्वारा नुकसान हो सकते हैं, और ज्वालामुखी की परिभाषा के बारे में देखा। फिर हमने कुछ चित्रों के माध्यम से ज्वालामुखी के प्रकार भी देखे। तो पूरी तरह से हमने ज्वालामुखी का जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश की है, और कुछ क्वेश्चंस भी देखे, जिनके द्वारा हमने ये समझने की कोशिश की कैसे हम क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे मेन बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो बना सकते हैं क्वेश्चन का, और कैसे कम शब्दों में अपनी ज़्यादा बात कह सकते हैं। और हमारा टारगेट यही है कि कैसे जब आप आंसर राइटिंग करें तो कैसे कम शब्दों में अपनी ज़्यादा बात कह पाएँ, क्योंकि बिल्कुल की पॉइंट पकड़ना है हमें, और उसी की पॉइंट के थ्रू अपनी पूरी बात दिखा देनी है। कैसे डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, कैसे चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और साथ ही साथ हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको देखा हमने किस तरह क्वेश्चन बने हैं। और अब देखिए, अब आप इन क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब अटेम्प्ट ना हो पा रहा हो, इसमें तो अभी हमें सुनामी पढ़ना है। जब सुनामी पढ़ लेंगे तब इसको कनेक्ट और अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए, तो कारण हमने देख लिए। और फिर कोई क्वेश्चन था, जैसे एक क्वेश्चन ज्वालामुखी से संबंधित ये है
कि ज्वालामुखी, ये तो हमने खुद डिस्कस किया ये अभी, कि ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए, ये हमने अभी देखा ही है। फिर एक क्वेश्चन था मेंडल प्लूम। मेंडल प्लूम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है और मैंने बताया भी है, जो मेंडल प्लूम होता है, जो लावा जिस नली के थ्रू निकल रहा है उसे बोलते हैं मेंटल प्लूम, तो उसको आप वही ज्वालामुखी से कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। और एक क्वेश्चन था परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए, तो इसमें हम भूकंप भी पढ़ चुके हैं और ज्वालामुखी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था कि ज्वालामुखी 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण में इसके पड़ने वाले प्रभाव बताए। क्षेत्रीय पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ता है ज्वालामुखी का, तो नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं और पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ते हैं, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मित्रों आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको ये जो ज्वालामुखी का टॉपिक है या जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग है समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक सब्सक्राइब और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।